तो ये लैटिन वर्ड है, को मीन्स टुगेदर, लिगर मीन्स टू बाइंड। तो जब मॉलिक्यूल्स टुगेदर किसी भी चीज़ के अंदर हम मिलाते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। यहाँ पर 4 टॉपिक है जो कि मेनली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर बेस्ड है। कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉलिगेटिव जो समझा रखा, को टुगेदर और लिगर मीन्स बाइंड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में अगेन वही बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करते हैं। क्वालिटी मतलब उनका नेचर मैटर नहीं करता, पोलर है नॉन पोलर है उससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एक पार्टिकल पोलर है चाहे नॉन पोलर है, एक पार्टिकल 15 एक 10 है, तो ज्यादा इंपैक्ट कौन करेगा, 15 वाला करेगा। बिकॉज काउंटिंग यहाँ पर इफेक्टिव है, उनका नेचर इफेक्टिव नहीं है, क्वालिटी इफेक्टिव नहीं है। तो वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। बिकॉज हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखना, ये प्रेशर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो जब भी दिमाग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आए तो सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शंस, ppm, these all are colligative properties, जो भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शंस, जहां पर भी काउंटिंग आएगी दैट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर लोअर हो। तो अगेन जो कि बुक में माना हुआ है एनसीईआरटी में, X1 सॉल्वेंट को माना हुआ है वाटर, X2 आपका सॉल्यूट माना हुआ, और मैंने आपको पहले ही बताया इसमें सॉल्यूट क्या लेना आपको, सारे नॉन वोलेटाइल। तो ऑब्वियस ही बात है एक कंटेनर के अंदर X1 है, प्योरली प्रेजेंट है, तो अगर सिर्फ X1 प्रेजेंट है, X2 है ही नहीं, तो X1 1 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं उसकी वजह से जो भी प्रेशर है वो P1 नॉट के बराबर होगा, राउल्ट्स लॉ, कि वो प्योर सॉल्वेंट हो गया। बिकॉज यहाँ पर X1 क्या हो गया, 1 हो गया, X2 है ही नहीं, अभी डाला ही नहीं। बट जैसे ही मैं इसमें X2 ऐड करूंगा, इसके सरफेस पे X2 ऐड कर दिया विच इज नॉन वोलेटाइल, तो इसका जो एस्केपिंग जो नेचर है जो सॉल्वेंट के वो कम हो जाएंगे पहले से, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं X2 ऐड करूंगा तो मेरा P1 नॉट नहीं रहेगा, इट विल बिकम P1 इक्वल्स टू X1, बिकॉज अब यहाँ पर X2 भी आ चुका है, उसका भी डिपेंड करता है। तो ये वही चीज समझा रहा आपको, तो इसी को डेरिवेशन में यहाँ करता हूँ। बिकॉज बुक में बता रखा डेल्टा P1 कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर। तो पहले प्रेशर क्या था, प्योर सिर्फ सॉल्वेंट ही था, सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, दैट विल बी P1 नॉट। अब जो है मैं इसके अंदर X2 सॉल्यूट डाल दिया तो मेरा प्रेशर कम हो गया, कितना कम हो गया, P1। ये राउल्ट्स लॉ सब पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। जब कुछ भी नहीं था P1 नॉट था, जैसे ही X2 डाला तो वो P1 नॉट नहीं रहा, उसके फ्रैक्शन पे डिपेंड कर गया, दैट्स वाई P1। अब इनकी जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो P1 नॉट माइनस P1 क्या है, X1 P1 नॉट, दोनों में से P1 नॉट कॉमन आ गया, दैट इज 1 माइनस X1, दैट इज P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2। कहने का मतलब जो भी चेंज है प्रेशर में, और ऑब्वियस ही बात है लोअर ही हो रहा है प्रेशर, ज्यादा नहीं हो रहा, तो जो भी चेंज है प्रेशर वो X2 विच इज अ सॉल्यूट विच इज अ नॉन वोलेटाइल, मतलब जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा, आपका लोअरिंग होगा प्रेशर, उतना ही चेंज उसमें ज्यादा होता जाएगा। तो इसको आप दोनों टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, X1 के टर्म में भी और X2 के टर्म के अंदर भी। तो ये यहाँ पे समझाना चाहता है यहाँ पर। तो इसके फर्दर जो डेरिवेशन कर रखी है वो भी समझाया था, तो ये आपको सब समझ में आया होगा, आपकी बुक में पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसकी बाद की जो डेरिवेशन है वो ध्यान देना यहाँ पर। तो डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू X2, तो P1 नॉट क्या हो जाएगा, आपका चेंज है, तो दिस विल बी योर P1 नॉट डेल्टा P1, यहीं से लिख रहा हूं मैं, ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस P1 नॉट को नीचे लेके आया हूं यहीं से, इक्वेशन को P1 की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो P1 अपॉन में P1 नॉट, दिस इज योर X2।
तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज N2 प्लस N1 प्लस N2, वेयर N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह भी शो कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल लास्ट में एक इक्वेशन शो कर रखी है कि अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, इट इज लार्ज इन क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू N2, तो हम N2 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वांटिटी से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। तो बुक में जो डेरिवेशन दे रखी है वो भी समझा रखी है। तो यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, डेरिवेशन कुछ नहीं आती है, वो समझाने के लिए बता रखा है। तो आप NCERT के जो बैक पेज पर है वो समझा रखा है। N2 आपको पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो वो W2 अपॉन M2M ये सब जो बना रखा है, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली आपका आएगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये कि कैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब खुद समझो यहाँ से बात, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। मतलब पहले वो आराम से बॉयल हो रहा था, वो आराम से बॉयल नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ पुटिंग दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर मुझे इसको तब भी मैं बॉयल करना चाहता हूं, तो मान लो पहले ये वाटर जो था 100 डिग्री बॉयल हो रहा था आराम से, अब जैसे ही इसकी वजह से प्रेशर नीचे और बढ़ रहा है, तो आपको अंडरस्टूड है कि 100 डिग्री पे अब ये बॉयल होने से नहीं रहा। अगर तब भी आप इसको एस्केप करना चाहते हो सरफेस से, तो आपको कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपने बढ़ा दिया। तो वही इसी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर कम होगा, भाई आराम से एस्केप नहीं कर पा रहे, 100 डिग्री पे अब ये पार्टिकल बॉईल नहीं हो पा रहे, और करना आपको तो आपको और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो अगले टॉपिक में यही समझा रखा आपको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो डेल्टा टीवी, जैसे ग्राफ में भी बता रखा आपको। ये देखो ग्राफ में आपको बता रखा है, इन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, चेंज नहीं किया इसको इन्होंने। तो पहले कोई चीज जो थी सॉल्वेंट था वो इस प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर मान लो वही मैं 100 डिग्री मान लेता हूँ, 100 डिग्री पे आराम से बॉयल हो रहा था। बट जैसे ही सॉल्ट ऐड किया था वो सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्वेंट था अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो ऑब्वियसली बात है अगर उसको उसी गिवन प्रेशर पे अगर अटेन करना बॉइलिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर मुझे बढ़ाना पड़ रहा है 120 मान लो, लेट्स से 120 डिग्री। तो वही डेल्टा टीवी ये समझाना चाहते हैं यहाँ पर, चेंज इन डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी, और आपको पता है कि ये नंबर डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। और नंबर ऑफ मोल्स को बहुत चीज़ों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मोलैलिटी सबसे अच्छी चीज़ रहती है बिकॉज वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई हम हमेशा मोलैलिटी लेते हैं। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी, और यहाँ पर आपका केवी जो है ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसी के बेस्ड पर है। मोलैलिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट्स, वो सब कुछ चेंज कर रखा है एनसीईआरटी में, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसको भी जरा ध्यान से समझना। पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट समझा है कि कोई लिक्विड सॉल्यूशन जो है जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और वो लिक्विड अपने जगह छोड़कर जब हवा में उड़ने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने समझा है बॉइलिंग पॉइंट को। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है आपका सॉलिड के अंदर। इसको आप एक तरह से कंडेंसेशन भी मान सकते हैं। मैं आपको यहीं से समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आपका अपना सभी तरीका है।
भाई इसको एक तरह से कंडेंसेशन है कि आप इतना कंडेंस कर रहे हैं कि वो गैस से पहले लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से फिर सॉलिड बन रहा है। मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 डिग्री पे आपने पानी गर्म किया। अब जैसे ही आपने ढकना लगा रखा है ऊपर घर में किसी में, तो टेम्परेचर कम है, तो लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर कम हो तो लिक्विड आपका दोबारा से वाटर गैस फेज में आया, फिर जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ दोबारा से वाटर फेज के अंदर आना शुरू हो गया। मतलब जब वेपर प्रेशर ज्यादा है, भाई 100 डिग्री पे ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो कम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो रहा है। तो जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा, मान लो कोई चीज 150 पर है, जैसे ही वो 130 पर आएगी वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो तो आपका टेम्परेचर बहुत कम नहीं भी होगा तो भी वो लिक्विड फेज में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर जो डेफिनेशन है इसकी कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर सॉलिड, इसको समझना ध्यान से। पहले ही उसका वेपर, अब जो यहां बात डिस्कस कर रहे हैं कि कोई सॉल्वेंट था, हम वाटर ले लेते हैं जो 0 डिग्री के ऊपर बर्फ बनता है, वो आराम से जो है 0 डिग्री के ऊपर जो उसके जैसे वेपर्स हैं वो उसके सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, दोनों का इक्वल बन गया। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो अब इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया। मतलब हमें इसका प्रेशर भी और कम करना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा ना, उल्टा चल रहे हैं। अब पहले दो चीजें गर्म कर रहे थे, अब यहां पर हम उल्टा चल रहे हैं। भाई अब सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया और लिक्विड का कम हो गया। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे वो फ्रिज नहीं होगा। 0 डिग्री पे पहले आराम से फ्रिज हो रहा था, बिकॉज हमने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है पहले से कम हो गया, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा इसका कम है, तो फिर वो आपका बर्फ नहीं बनेगा, वो वापसी जो है लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। तो कम करने के लिए मतलब हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, -5 डिग्री, -10 डिग्री, क्योंकि इसका कम हुआ तो हमें इसका भी कम करना। वो कम कब होगा? जब मैं इसको ठंडा करूंगा। ठंडा कब करूंगा? मतलब कम करूंगा। तो ये समझाना चाहता है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझ में आया। डाउट हो तो लिखना आप कमेंट्स में, मैं कोई और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अगेन वही डेल्टा TF डिपेंड करता है मोलालिटी पे, तो डेल्टा TF KF ये आपका अगेन जो कांस्टेंट है आपका। तो बेटा ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर पहले शुरू बताया कि जो सॉल्यूट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है। तो ये KF सॉल्यूट का नहीं है, KF सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता। तो KF जो है ये तो नेचर पे डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ पता है वाटर का KF अलग होगा, कोई और चीज का KF अलग होगा। तो ये सॉल्वेंट के तो नेचर डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड, सॉल्यूट आप चाहे ग्लूकोज डालो, सुक्रोज डालो, उसका कोई भी नेचर हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं, बस 5 डालें 10 डालें। तो ये KF ये नेचर डिपेंड करता है, बट ये सॉल्यूट का नहीं है, सॉल्वेंट का है, ये भी ध्यान देना। अगेन वही मोलालिटी है, बाकी सब आपका एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बता रखा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके अभी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तक आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा ऑस्मोसिस बचा है, तो जिसको हम अगली वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ तक जो है अब मैं इस पर अभी फिलहाल यहाँ तक मैं सपोर्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। तो यहाँ तक करना, बस हमारी एक वीडियो और रह जाएगी इसके ऊपर, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।